मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हसन रज़ा पाशा साहब, मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शहबाज खोसा साहब, मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है। और कुछ ही देर में मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लेंगे जनाब साकिब बशीर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और अदालती मामलात को कवर करते हैं। हसन रज़ा पाशा साहब, क्या ये मामला एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हुआ कि आज तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, क्या आपको लगता है कि उनको पहले वाकई इस सारे मामले में कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था? उनका नाम आया किस तरीके से, अब उन्होंने फिर माजरत किस तरीके से कर ली? मेरा ख्याल है कि जो आज दिन तक खबर थी वो यही थी कि हुकूमत पाकिस्तान ने वन मेंबर कमीशन बनाने से पहले जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को एतमाद में लिया और उनकी कॉन्सेंट लेने के बाद उनका नाम फ्लोट किया। और इसको मेरा ख्याल है कि अपने ख़त में उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की और बल्कि उन्होंने यहाँ का ये कहा कि जो TORs हैं उन पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि वो ठीक नहीं है उस ख़त की रोशनी में। और दूसरा जो उन्होंने किया वो ये किया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आर्टिकल 209 के तहत ये भेजा गया, अगरचे उसको इख्तियार नहीं है उस आईनी इदारे को इस खत को पे कागज़ लेने का। चूंकि ये अदालती मसला है तो बेहतर ये है कि अदालत ही फैसला करे। और ये खत मंजर पे आने से पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीर अख्तर पे मुश्तमिल जो कमेटी है उन्होंने फैसला कर लिया था और वो आनेर हो गया था कि 7 मेंबर्स बेंच जो है वो बना दिया गया है और वो बुध से इस पे अपनी कार्रवाई शुरू करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये लगता ये है कि जो चीफ जस्टिस जिलानी साहब है, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, उन्होंने शायद ये खबर आने के बाद अपने आप को उससे इलादगी का ऐलान किया और वो खत लिखा कि मैं नहीं करता और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। बहरहाल अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 194(3) की कॉग्निजेंस ले ली है, ठीक है, हम पहले उस पर भी मुतमिन थे कि जी अगर कमीशन बनना है तो वो इंक्वायरी कर लें। अब इस पे भी हैं कि अगर कॉग्निजेंस ले ली है 184(3) की, दोनों सूरतों में एक चीज है और वो बार एसोसिएशन और बार काउंसिल का ये मुतालबा कि इस मामले की तहकीकात होना जरूरी है। कमीशन बनता तब भी उन्होंने तहकीक करनी थी, अब ये 7 मेंबर्स बेंच बन गया, इन्होंने भी तहकीक करना है। लेकिन एक चीज नकवी साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आप देखेंगे कि जब फैक्चुअल कंट्रोवर्सी होगी तो फिर ये 7 मेंबर्स बेंच क्या करेगा। आपको याद होगा कि पनामा की केस में 184(3) की कॉग्निजेंस ली जब बेंच ने, तो फिर उनको जो एविडेंस है वो लेने के लिए JIT बनानी पड़ी। अब यहाँ पे जो जजेस हैं वो हैं कंप्लेनर, 6 जजेस हैं मुअज़्ज़ज़ जज साहबान, उन्होंने बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए हैं। तो इस मामले में तो JIT भी नहीं बन सकती और ना ही बननी चाहिए कि किसी IG या किसी DIG लेवल के बंदे के सामने ये जजेस पेश हो, ये कोई इतनी मुनासिब नहीं होगी। फिर आप लेकिन सर यही तो मामला है, उन्होंने जजेस ने जो खत लिखा है उसको मैंने बारहा पढ़ा है, उन्होंने इसकी इंक्वायरी का मुतालबा नहीं किया, उन्होंने इंस्टेंसेस कोट किए हैं, उन्होंने कहा ये हम आपके इल्म में लाते रहें, हमें सिर्फ ये गाइड करें, हमें ये बताएं कि जब हमारे साथ ये बीत रही हो तो हमने क्या करना है, या हमारे जो कॉलीग्स हैं उनके इल्म में जब ये बात आती है कि उनके कॉलीग्स के साथ ये गुजर रही है, इस दबाव का सामना है, तो फिर उनको किस तरीके से एक्ट करना है। ये वाला सवाल जो है कि इसकी इंक्वायरी हो ना हो, ये सारा मामला तो बाद में आता है। और ये लेटर 25 तारीख को लिखा गया, ये इंटेंडेड नहीं था फॉर मीडिया या पब्लिक, ये तो फिर इंटरनली ये सारा मामला होना था। ये सवाल जाहिर है कि मौजूद है कि ये किसने लीक किया, मीडिया के सामने कौन लाया। मैं आपके पास पाशा साहब वापस आता हूँ। मुझे जो है वो स्टूडियोज़ में जो है वो साकिब बशीर साहब जो है वो भी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन जो है वो उसका सिलसिला जारी है। शहबाज खोसा साहब, मुझे ये बताइएगा, जो अभी मैं ख़त देख रहा हूँ जो लिखा गया है तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की तरफ से, उसका गालिबन तीसरा जो पैराग्राफ है वो मैं आपके सामने कोट कर देता हूं। उसमें लिखा है कि आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर काजी फाइज ईसा, एज ऑल्सो द सीनियर प्यूने जज मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह फॉर एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस इन मी।
इस पैराग्राफ से आपको क्या लगता है कि क्या ये मुझे तो तासुर ये मिल रहा है कि ये सारा मामला कि कौन होगा इसका सरबराह, ये सरबराही किसको दी जा रही है, कमीशन कैसा बनना है, ये एक रुकनी होगा, ये तमाम फैसले हो चुके थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात में? मेरा ख्याल है कि इन्होंने जल्दबाजी में ये फैसला किया, ये हुकूमत ने और जुडिशरी ने देवर टेकन बाय सरप्राइज जब ये इतना बड़ा एलिगेशन एकदम फटकर सामने आ गया। तो ये जल्दबाजी में फैसला था, शायद ये इसको रेफर करने का टू द फेडरल गवर्नमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कमीशन, और जब ये फेडरल गवर्नमेंट के पास इन्होंने भेज दिया तो जरूरी था कि कई लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद ये मोहसिन नकवी साहब को बना देते जुडिशल कमीशन का भी, इस कमीशन का भी हेड। तो इसलिए बहुत शायद ये बेहतरी हुई कि एटलीस्ट एक वेरी इंडिपेंडेंट एंड अपराइट जज तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का नाम दिया गया, और उन्होंने अपने उस इंटेग्रिटी और अपनी इंडिपेंडेंस और अपनी अपराइटनेस का मुजाहरा किया ये लेटर लिखकर, कि उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि ये तो डोमेन ही सुप्रीम कोर्ट का बनता है या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बनता है। एज फार एज द इन्वेस्टिगेशन इज कंसर्न्ड इस मैटर में, देखें बात ये है, ये एलिगेशन 6 जजेस का है जो खत सामने आया है, और ये 6 जजेस नहीं है, अगर आप इसमें एक लेटर देखें तो वो 7 का भी है और एक लेटर से 5 का भी है, और ये 1 साल पुरानी किस्से नरेट कर रहा है, और ये साल से ये काम ऑन गोइंग है जो कंप्लेंट की गई है। ये जजेस अगर ये इस वक्त सर्विंग हैं, इन पे किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं है, ये जब फैसले करते हैं तो वो कानून के फैसले कंसिडर होते हैं, आज भी कंसिडर होते हैं, आज भी इनकी कोर्ट हो रही है। तो हमें किसी तरह का कोई शक नहीं है इनकी एलिगेशन पे, जो इन्होंने कहा हमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है कि इनके साथ ये हुआ होगा। इसलिए इसमें इन्वेस्टिगेशन की तो जरूरत ही नहीं है कि क्या ये जजेस के साथ हुआ या नहीं हुआ। जो इसमें जरूरत है वो ये देखने की है कि क्या ये इनफरादी तौर पर कुछ लोगों ने अपने इख्तियारात का ज्यादा फायदा उठाया, या क्या इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, क्या वजूहात थी। वो चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेट होंगी। वो अदालतों का काम ही इन्वेस्टिगेशन करके इंसाफ देना है, ये सरकार का काम नहीं है। अदालतों के पास लोग छोटे से छोटा मुकदमा लेकर जाते हैं, चाहे वो पर्सनल सिविल डिस्प्यूट हो, एक दूसरे के वादा खिलाफी के डिस्प्यूट हो। लेकिन खोसा साहब वंस अगेन ये जो जजेस हैं जिन्होंने ये खत लिखा, इस खत में उन्होंने इसकी इंक्वायरी की तो इस्तदा नहीं की, उन्होंने नहीं कहा कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, तहकीकात की जाए, या कोई जो है वो फुल कोर्ट जो है वो फॉर्म कर दिया जाए। उन्होंने तो खत जो है वो प्राइवेटली लिखा था, इट वाज नॉट मेंट फॉर पब्लिक, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और गाइडेंस सीख की थी। मैं वो पाशा साहब की उस बात का जवाब दे रहा हूं कि वो कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट खुद कर सकती है। जजेस जो हैं वो नीचे सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक और क्या करते हैं, यही काम करते हैं, लोगों के डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं। एक बंदा कुछ कह रहा होता है, दूसरा कुछ कह रहा होता है, जजेस दे अराइव एट द ट्रूथ, और ये सारा एविडेंस जो है ये जजेस के सामने ले होता है, जरा जजेस के सामने होती है, और सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे इख्तियारात हैं अंडर 184(3). मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा इख्तियारात अगर किसी के पास हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास हैं अंडर आर्टिकल 184(3), जब ये सुबह मोटो यूरिस्डिक्शन ले लेते हैं। ये किसी भी इदारे को बुलाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ये बाहर से भी मदद ले सकते हैं, ये एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारी पहले दिन से इस्तदा ये थी कि ये जुडिशियल मैटर है, ये जजेस के, सर्विंग जजेस के बारे में मैटर है। ये मैटर वो है जो पाकिस्तान की तारीख से आज तक हम सुनते आ रहे हैं। इन मैटर्स को, इंटरफेरेंस के मैटर्स को, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो का केस हो, उसमें भी आपने एक्नॉलेज किया कि उन फैसलों में इंटरफेरेंस हुई। आपने शौकत साहब के केस में एक्नॉलेज किया कि इंटरफेरेंस हुई। आपने असगर खान साहब के केसेस में एक्नॉलेज किया कि ये इंटरफेरेंस होती रही फैसलों में। आप ये इंटरफेरेंस जो है ये बार बार देखते आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब मुझे क्यों निकाला कि शहबाज साहब मैं आपके पास वापस आता हूं। साकिब मुझे बताइएगा कि आपने ख़त देखा होगा जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने लिखा है, उसमें वो कह रहे हैं कि जो TORs हैं वो कवर नहीं करते उस लेटर को, और गालिबन जो लेटर लिखा गया है 6 जजेस की जानिब से वो उसमें इस्तदा ही मुख्तलिफ की गई है। आर्टिकल 209 जो है उसके पैरामीटर्स, उसका तस्करा किया गया है। तो आपके ख्याल में व्हाट वेंट रॉन्ग? आगाज़ में उन्होंने इससे एग्री ही क्यों किया था? उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि मेरे में कॉन्फिडेंस का इजहार किया गया। ये तो मुमकिन नहीं है कि किसी जज का नाम दे दिया, उससे पहले कंसेंट ना लिया गया, उससे ना पूछा गया हो,
कि मैं इसके लिए राजी हूं, हम आपका नाम दे दें ना दें, वो तो शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। और फिर अगेन ये बात बड़ी अहम है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का भी तज़किरा किया है कि मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर एतमाद का इजहार किया। देखें, ये तो मफरूजे की मैं बात साकिब है, बशीर क्या साहब के उनको पास पहले चला गया था, मैं साकिब बशीर साहब के पास चला गया था। आई विल कम बैक टू यू खुजा साहब। जी साकिब बशीर, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनका शुक्रिया भी अदा किया है। हालांकि अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो हुकूमत वक़्त ने उनसे रब्ता किया होगा जिस तरह मतलब बताया गया है, और उन्होंने शुरू में एग्री किया। तो दरमियान में सुप्रीम कोर्ट ज़ाहरी तौर पर तो हमें कहीं नज़र नहीं आती थी, वो तो सिर्फ एक जो वज़ीर आज़म है उनकी मुलाकात ही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से भी ये जो मंजूरी लेते हुए या मतलब ये चीज़ें तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं ऑन बोर्ड थी हुकूमत के। अब आते हैं कि इस मामले में जो उन्होंने पॉइंट उठाए हैं वो बड़े एक जेन्युइन पॉइंट हैं, और हर बंदा ये बात कर रहा था कि जो सिटिंग जजेस हैं ये एक प्योरली अलग सा एक जुडिशल साइड पे ये अगर देखना है सुप्रीम कोर्ट ने तो वो खुद देखे, और ये कोई नॉर्मल नोयत का मामला नहीं है। जिस तरह वो वसतुल्ला खान साहब ने लिखा है कि पाकिस्तानी अदलिया का ये 9/11 है। अगर कोई ये समझे तो मेरा ख्याल में ये वाकई ही 9/11 है कि आपकी पूरी एक हाई कोर्ट गैर फाल हो जाती है कि 6 जज कह रहे हैं कि हमारे साथ ये वाकयात हुए और ये वाकयात होते रहे हैं, और एक दिन की बात वो नहीं कर रहे, वो 1 साल पर मुहित पूरे इवेंट्स की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहे, वो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की भी बात कर रहे हैं। तो ये एक इतना बड़ा मामला था, और मैं तो हैरान हूं कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उनको तो फ्रंट लाइन पे आना चाहिए था कि वो कहते कि इस मामले की तह तक पहुंचे। उन्होंने कहा, लेकिन उस तरह नहीं कहा जिस तरह कहना चाहिए था। जिस तरह जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल ने 5 अप्रैल को जो है वो इजलास बुलाया कि 5 अप्रैल तक तो चीज़ें पता नहीं कहाँ थे कहाँ पहुंच जाएंगी। तो ये बार एसोसिएशंस में मेरे ख्याल में जो ये एक पॉलिटिक्स की जो पॉलिटिकल साइड है उनका जो नैरेट है वो डायरेक्टली बार पॉलिटिक्स में आ गया है। ये बड़ा हैरानकुन है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए इन जजेस के साथ जो है वो खड़ा होते वो नजर आते तो ज्यादा बेहतर होता, अच्छा इससे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से, क्योंकि इन 6 जजेस को पिछले 5 रोज में इस तरह पेश किया गया है जैसे इन्होंने कोई जुर्म किया है, जैसे ये आज तक कोई मतलब इनके खिलाफ पूरी एक चार्जशीट बनाई गई है और बड़ी जो है वो एक संगीन किस्म की मुहिम चलाई गई है सोशल मीडिया पे, लेकिन वो पाकिस्तान बार काउंसिल हमें नजर नहीं आई उनकी कोई मजम्मत के। जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से तो खुल के उन्होंने बात की थी, तब भी जब बल्ले के निशान के केस का फैसला आया था, और अब भी उन्होंने एक प्रेस रिलीज में बात की, लेकिन इन जजेस के खिलाफ जो मुहिम चली है उस पर कोई बात नहीं की। और इन जजेस को तनकीद का निशाना बनाने वाले हाल ही में जो जिन सहाफियों को तमगा इम्तियाज मिला है वो लोग हैं। तो वो मतलब ये एक सिनेरियो था। तो मेरा ये ख्याल है कि अब शायद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी तब जाके रियलाइज किया है जब जो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब उनकी तरफ से रिक्यूज कर दिया गया, ये लेटर आ चुका था, तब जो है वो सो मोटो की तरफ गए हैं कि अब तो ये मामला और जो है वो गंभीर हो जाएगा कि दोबारा जी बंदा को ढूंढें, उसके पास लेकर जाएं। पहले ही इतनी तनकीद हो रही थी कि 184(3) में, या आप खुद क्यों नहीं देख रहे इस इतने इंपॉर्टेंट नोयत के मामले को, इसको, क्योंकि इसके असरात बड़े गहरे हैं कि अगर इस मामले को इस तरह छोड़ दिया गया तो इसके असरात इस तरह हैं कि आपका जो सिस्टम है पूरे अदलिया जो है उस पर असर होगा। साकिब बशीर साहब, मैं आपके पास वापस आता हूं। हसन रजा पाशी साहब, आपको क्या लगता है ये सेकंड थॉट्स हैं या दबाव बहुत बढ़ गया था जिसकी वजह से तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने माजरत कर ली? जाहिर है कि अपेरेंटली लगता है कि आगाज़ में उन्होंने एग्री किया होगा जब भी उनका नाम जो है वो इस कमीशन के लिए दिया गया। फिर हमने देखा कि 300 नामवर वकला जो हैं उनका ख़त सामने आया जिसमें उनके अपने बेटे, अपने फर्जंद शामिल हैं, जिन्होंने कहा कि यह मुनासिब नहीं है। मुनासिब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद इस सारे मामले को देखे। फिर हमने देखा कि मजीद जो है वो एडिटोरियल्स लिखे जा रहे थे, मीडिया में बहुत तनकीद हो रही थी, सोशल मीडिया में। क्या ये दबाव है जिसकी वजह से ये वाकई सेकंड थॉट्स हैं और TORs देखने के बाद लगा कि नहीं, ये मामला मुनासिब यह है कि सुप्रीम कोर्ट खुद देखे? देखें नकी साहब, पहले तो बात मैं ये अर्ज करूंगा कि ये आउट ऑफ क्वेश्चन है कि उनसे कॉन्सेंट लिए बगैर उनका नाम दिया गया हो। इतना इम्पोर्टेंट कमीशन वो हेड करने जा रहे थे और ये मुमकिन नहीं है कि उनसे कॉन्सेंट ना ली गई हो।
दूसरी बात जो साकिब बशीर साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का वो रद्द अमल नहीं है, मैं मादरत के साथ इनसे ये कहूंगा कि शायद ये इनको समझने में गलती लगी है, ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल का सेम डे शाम को जो वाकयात खत में बयान किए गए उनकी कंडेमनेशन का आया और साथ ही ये मुतालबा भी आया कि तहकीकात होनी चाहिए। अब तहकीकात होने का अपना एक पैरामीटर्स है, मसल मैं ज़ाती तौर पे उस दिन से लेके कमीशन के बनने तक जहां भी बैठा मैंने अपनी राय ये दी कि 184(3) की होनी चाहिए। साकिब साहब के साथ भी प्रोग्राम हुए हैं। मुझे अफसोस ये है कि ये पता नहीं किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं और ये एक पोलिटिसाइज करके और एक हमें एक इदारे को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, हमने पूरा साथ दिया। अब चेयरमैन साहब चूंकि बैरून मुल्क थे, उन्होंने कहा जी कि 5 तारीख को मीटिंग होनी है, लेकिन हमने जो प्रेस रिलीज है उनको उनसे जो बाहर थे जनेवा में, वहां से उनसे वो मशावरत करके तो फौरी तौर पे दी कि कम अज कम पाकिस्तान बार कौंसिल का जो ये रोल है वो अपना बरकरार रहना चाहिए। और हमने तहकीकात का भी मुतालबा किया और कंडेम भी किया उन वाकयात को जो वाकयात इन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने की हैं। अब एक और चीज जो मोहतरम खोसा साहब ने फरमाई कि पहली दफा मैंने सुनी जी कि सुप्रीम कोर्ट कोई इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन कोर्ट्स ही करती हैं। ये तो पूरी क्रिमिनल जो है उसकी जूरिस्प्रूडेंस उसको ही तब्दील कर रहे हैं। कोर्ट्स ने कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कोर्ट्स ने कभी भी इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंस कलेक्ट नहीं की। क्रिमिनल मैटर्स में एविडेंस कलेक्ट करना कोई और एजेंसी करती है, आगे उन पे फैसला करना और उस एविडेंस को एनालाइज करना कोर्ट्स ने होता है। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस लार्जर बेंच के सामने ये एक अहम क्वेश्चन लाजमी आएगा कि हु विल कलेक्ट द एविडेंस। अब एक बात ये आएगी कि एविडेंस कलेक्ट करने की तो जरूरत ही नहीं है, उन जज साहबान ने तो ये कहा ही नहीं कि इंक्वायरी करें, एज इट इज ले ले। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मैं ये समझता हूं कि जजेस ने जो कुछ कहा है दुरुस्त कहा है। वो इस मकाम पे बैठ के ये इस तरह की गलत बयानी नहीं कर सकते। दैट टू इज आउट ऑफ क्वेश्चन। सही, लेकिन मैं जवाब लेता हूं। मैं साकिब बशीर जी आप कंप्लीट कर लें, मैं आपकी जो गुफ्तगू है इसके ऊपर दोनों साहिबान से जवाब ले लेता हूं, आप कंप्लीट कर लें। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूं, सिर्फ एक सेकंड मुझे दीजिएगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि देखिए दूसरी साइड पे भी कोई इदारा है, कोई इंडिविजुअल्स है, जो भी है, इल्जाम सही है या गलत है, मैं और आप बैठ के इधर कह रहे हैं जी इल्जाम ठीक है, हो सकता है वो कह रहे हो कि इल्जाम गलत है। जब तक उनको चार्जशीट नहीं होगी, जब तक उन पे इल्जाम जो लगाए गए हैं वो उन पे आयद नहीं किए जाएंगे, वो किस तरह रिस्पांस देंगे या उनका रिस्पांस लिए बगैर आप कोई अल्टीमेट कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो ये भी ज्यादती है और इक्विटी के खिलाफ है। सुनना चाहिए, मौका देना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, एविडेंस कलेक्ट करनी चाहिए, उसके बाद आके आखिरी जो है वो ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब इस मैटर को किस तरीके से अल्टीमेट एंड तक लेके जाना चाहती है। इन लोगों को सजा देनी है या नहीं देनी, इट लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सही, मैं जवाब ले लूं। खोसा साहब मुझे बताइएगा कि डू यू एग्री कि जो हसन रजा पाशा साहब कह रहे हैं कि बड़ा अप्रोप्रिएट, बड़ा दबंग, बड़ा ज़बरदस्त जो है वो रिस्पांस वकला की जानिब से बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स उन्होंने दिया, उसको पोलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए, वो इनफ था। और दूसरा जो उन्होंने एविडेंस कलेक्शन वाली बात की उस पर भी ज़रा जवाब दे दीजिए। देखिए हसन रजा पाशा साहब का पहले दिन से व्यू 184(3) का ही है, मैं खुद सुन रहा हूँ ये बात। हाँ, जो बड़ा दबंग रिस्पांस है वो जिस तरह लाहौर हाईकोर्ट बार ने एलानिया दिया, बड़ा दबंग एलानिया है। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने एलानिया दिया, उन्होंने ये कहा कि अगर यहाँ पर ये ना किया गया, इस तरह की इंसाफ ना दिलाया गया, तो वो हड़ताल भी करेंगे और बायकॉट पे भी जाएंगे और तहरीक तक पे भी जाएंगे। बहुत दबंग एलानिया था। इसी तरह कराची हाई कोर्ट का मैंने आज देखा एलानिया, उन्होंने भरपूर अल्फाज में सरकारी कमीशन की मजम्मत की। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार ने जरूर इसमें साफ और शफाफ इंक्वायरी मांगी।
असल में हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल, और इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पर सियासी कायदीन भी हैं जो मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि वो ऐसी जगहों पर अहम ओहदों पर मौजूद हैं, तो ये तासुर मिलता है कि वो अपनी सियासी जमात का पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो आजकल हुकूमत में है जमातें, तो वो शायद उसका पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड आता है। तो इसलिए बार काउंसिल्स को चाहिए कि वो बड़ा रोबस्ट किस्म का बयान दें ताकि इस तरह का तासुर भी ना पड़े। बहरहाल सब वकला, पाकिस्तान भर के वकला अपनी अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी के साथ हैं, जिसमें मैं भी और हसन रजा पाशा साहब, हम सब इसमें हरावल दस्ते की तरह शामिल होंगे अगर हमारी जरूरत पड़ी। और दूसरी बात यह है कि देखें, जिस तरह पाशा साहब ने कहा कि जजेस ने एक बात कर दी, और ये 7 जजेस हैं, ये हमारे लिए बहुत हैसियत के मालिक हैं, हम इनकी बात को एक ऑर्डर कंसिडर करते हैं, इसमें कोई शक व शुबहात की गुंजाइश ही नहीं है। इन्होंने जो कहा इस पर एविडेंस लेने की जरूरत ही नहीं है। एविडेंस तो लेनी है कि वो जो बंदे दूसरे हैं कि वो क्या इंडिविजुअल तौर पे कर रहे थे या क्या ये मुमकिन है कि इंडिविजुअली जो है वो कैमरे लगाए जा रहे हैं और ये सब कुछ किया जा रहा है? इज दैट पॉसिबल? यही चीजें हैं ना जी, तो इनके लिए शहादतें होती हैं। अब ये क्या होता है कोर्ट्स में, शहादतें ही तो होती हैं। एक साइड आती है, वो कहती है जी मैंने ये किया, दूसरी साइड वो कहती है तुमने ये क्यों किया। ये कोर्ट्स में ही होता है ये। तो मेरा पहले दिन पॉइंट ऑफ व्यू और कराची और लाहौर और इस्लामाबाद और पिंडी के वकला का यही पॉइंट ऑफ व्यू था, और भी दीगर बार्स के वकला का यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये अदालती इंक्वायरी होनी चाहिए, इसमें जो भी काम हो वो 184(3) के तहत होना चाहिए। इनफैक्ट हसन रजा पाशा साहब का भी यही व्यू था। सही। खोसा साहब, पाशा साहब मेरे साथ रहे, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम वापस बात होगी कि अब जो 7 रुकनी बेंच बनाया गया है, सो मोटो लिया गया है 184(3) के तहत, बुध से इसकी समाप्त होगी। इस बेंच के बन जाने के बाद अब क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त का, और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। साकिब बशीर साहब, एक तो हसन रजा पाशा साहब ने कहा कि रिस्पांस जो है बड़ा अप्रोप्रिएट था बार काउंसिल्स का, बार एसोसिएशंस का, तो इस हवाले से किसी को शक व शुबा जो है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं अगर जान के अमान पाऊँ तो मैं ये सवाल, अगर इजाज़त मिल जाए मुझे, तो मैं ये सवाल भी करना चाहता हूँ कि आज से 1 साल पहले जो है एक बड़ी बहस शद्दोमद के साथ चली थी कि बेंच बनता है, नतीजे का पता होता है। उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, अब एक बेंच बन गया 7 रुकनी बेंच, तो क्या नतीजे का हमें पता है या बहुत कुछ होना है? बेंच तो मेरा ख्याल है बड़ा बैलेंस जो है वो बेंच है। नतीजे का इस बेंच से कम जो बेंच अभी 7 मेंबर बेंच है, ये लार्जर बेंच, इससे कबल अज़ वक्त जो है वो पता नहीं लगाया जा सकता। सारे जो है वो जजेस ही, कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे, लेकिन क्योंकि मामला बहुत अहमियत का हामिल है तो इसी वजह से ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। एक चीज़ जो दूसरी बात है कि जो पाशा साहब ने बात की, यकीनी तौर पर ये अच्छी बात है कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल और उनकी जो प्रेस रिलीजेज आ गई थी, बिल्कुल, लेकिन मैं यह भी तवक्को रखता हूँ कि वो जो जजेस हैं वो अपने आप को अलग थलग ऐसे महसूस कर रहे थे। आज तो चले सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया, लेकिन पिछले 5 रोज़ से कि जो उनके खिलाफ मुहिम चलाएगी, और ख़ास तौर पर इसको एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ लिंक किया जा रहा है। तो मेरा इस हवाले से आर्गूमेंट ये है कि पिछले 2 साल में एक ही पॉलिटिकल पार्टी के केसेस चल रहे हैं अदालतों में और किसी के केसेस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि जब किसी भी केस में इन्फ्लुएंस किया जाता है कि उसमें कोई जो है वो मुदाखलत करने की कोशिश की जाती है, तो वो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं। वो छोटे केसेस में ज़रूरत नहीं होती, ना किया जाता है और ना वो रिपोर्ट होता है। वो जो हाई प्रोफाइल केसेस है वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी के चल रहे हैं, तो फिर उसी का ही मतलब वो होगा ना, लिंक होगा। लेकिन ये कहना कि किसी जज का किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये वो दे रहे हैं, वो उनको जो है वो रिलीफ दे रहे हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दे रहे हैं, हमें तो नज़र नहीं आया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ। ये आपने इलेक्शन से पहले 30 जनवरी को एक ट्रायल में सज़ा होती है, 31 जनवरी को दूसरे ट्रायल में सज़ा होती है, 3 फरवरी को तीसरे ट्रायल में सज़ा होती है, ये होता है रिलीफ। ये इस्लामाबाद की अदलिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए उस तनाज़ुर को भी, जिस तरह ये जो जजेस हैं इनको जाहिर सी बात है वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर सकते, खुद कोई ऐसी स्टेटमेंट भी नहीं दे सकते आके डिफेंड करने के लिए। तो बार जो है उनको कम से कम इनके खिलाफ जो मुहिम चल रही है, मैं इसलिए बार बार मुहिम पे आ रहा हूँ कि बड़ी स्वीयर किस्म की मुहिम चल रही है।
और जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं वो उससे भी ज्यादा खौफनाक हैं कि किसी के घर में कोई जो है वो खुफिया कैमरा लगा हुआ है, किसी के फैमिली से किसी बंदे को उठाया गया है, किसी को जो है वो किसी और तरीके से अप्रोच, फिर क्रैकर फेंक के जा रहे हैं। तो ये बड़े सीरियस नेचर के एक तरफ जजेस ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है और दूसरी तरफ उनके साथ सलूक क्या किया जा रहा है। खोसा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? खोसा साहब अगर कोई बहुत अर्जेंट बात है कह दें, वरना मैं पाशा साहब से पहले एक टेक ले लूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक पार्टी के केसेस नहीं चल रहे, एक पार्टी को सजाएं मिल रही हैं और दूसरी पार्टी के एक ही दिनों में एक्विटल हुए जा रहे हैं, तो दोनों तरफ चल रहे हैं। सही। अच्छा पाशा साहब एक बात तो अभी खोसा साहब ने भी कही कि यू आर द वन जो डे वन से ये बात कह रहा है कि 184(3) के तहत होना चाहिए, तो जो आप चाहते थे वो हो गया, 7 रुकनी बेंच बन गया और 7 रुकनी बेंच में शामिल जजेस के नाम भी आ गए। ऑनरेबल हमारे लिए सब तमाम जजेस जो हैं वो इस सारे मामले को देखेंगे, लेकिन एक मुतालबा या एक सवाल बार बार चल रहा है। क्या आप समझते हैं या आपने यही सोचा था जब आप 184(3) की बात कर रहे थे कि 7 रुकनी बेंच बनेगा, या इस पे फुल कोर्ट जो है वो बैठना चाहिए? नकवी साहब, बात कानूनी होनी चाहिए और आईनी होनी चाहिए। सही। जब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 नाफिजुल अमल हुआ, उसके तहत उसमें ये तय पाया कि उसमें ये है रिक्वायरमेंट कि सुओ मोटो अब चीफ जस्टिस खुद भी नहीं ले सकेंगे, बल्कि एक कमेटी तश्कील दी गई जिसमें चीफ जस्टिस साहब, सीनियर प्यूनी जज और उसके बाद जो सीनियर जज है 3 रुकनी कमेटी, वो देखेंगे, वो फिर फैसला करेंगे कि क्या इस मैटर को सुओ मोटो लेना चाहिए और 184(3) की कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, जो कि इस केस में हुआ। इसी एक्ट में अपील की भी प्रोविजन दी गई है और अपील के लिए भी ये कैटेगरिकली ये कहा गया कि जो बेसिक केस सुनेंगे, जो बेंच सुनेगा, उसके फैसले के खिलाफ जो अपील होगी उसमें वो जजेस शामिल नहीं होंगे बल्कि नए जजेस होंगे। तो अब आप देख लें कि 15 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, 7 रुकनी बेंच बन गया। तो अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी, देखिए इक्विटी है, ये एग्रीव्ड पार्टी को अपील का हक जरूर मिलना चाहिए और इसी स्पिरिट के साथ, इसी एनोलॉजी को लेते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अपील की प्रोविजन रखी गई कि अदरवाइज सुओ मोटो केस में जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला कर लिया फिर उसकी कोई अपील नहीं थी। अपील की प्रोविजन इसीलिए रखी गई है, तो अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी है तो वो अपील कर सकेगी और वो फिर 8 मेंबर्स बेंच के पास वो अपील की समाअत होगी। तो मेरा ख्याल है कि इसका अब फुल कोर्ट का मुतालबा करना गैर जरूरी और गैर मुनासिब है। देखें, 7 मेंबर्स बेंच बन गया है, लार्जर बेंच है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सिटिंग जजेस हैं, इन पे एतमाद करें, एतबार करें। और इसको दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि पोलिटिसाइज ना करें। डे 1 से मैं ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब खोसा साहब की पार्टी है पीटीआई, ये बिल्कुल उस तनाजर में, उस एंगल में दे के बात करते हैं। अब कभी ये पीपल्स पार्टी में थे और आज से 45 साल पहले केस का जिक्र करके कि वो रिव्यू हुआ है, देखे ये हो गया, उसमें बड़े खोसा साहब की उस रेफरेंस में बड़ी कंट्रीब्यूशन है भुट्टो केस में, और मैं समझता हूं कि वो कामयाब हुआ है तो उसमें इनकी भी कामयाबी है, बतौर वकील हमारे उस्तादों में से हैं। तो ये चीजें कानूनी और आईनी एतबार से इसको सिर्फ मद्देनजर रखे तो ज्यादा बेहतर है। पॉलिटिकल, और जब भी पोलिटिसाइज होगा इस मामले को, अगर पोलिटिसाइज होने से जितना बचा सकते हैं बचाया जाए, क्योंकि अगर इसको पोलिटिसाइज कर दिया जाएगा तो इसकी जो ग्रेविटी है इन एलिगेशंस की और इस खत की, वो डिफ्यूज हो जाएगी, और अगर वो डिफ्यूज हो जाएगी तो इसका मकसद फेल हो जाएगा। और जो पाकिस्तानी अवाम 75 साल से एस्टेब्लिशमेंट से या दीगर अदारों से जुडिशरी की जान छुड़ाना चाहते हैं, अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, वो फिर वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। पाशा साहब, जो इस्तदा है इस खत में ज़ाहिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया था और उसमें ये कहा गया था कि आप हमें रहनुमाई करें। अब जो है वो मामला ये एक सो मोटो के तहत 184(3) के तहत आज खुद नोटिस जो है उसकी समाअत होगी, 7 रुकनी बेंच है, और उसमें जिनके बारे में पूछा गया था उसमें आप नहीं समझते कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में पूछा गया था? साबिक चीफ जस्टिस जिनके इल्म में ये बात लाई गई, उमर अता बंदयाल साहब, और सीनियर प्यून जज उस वक्त काजी फाइजीसा साहब थे।
इन्हीं के मुतल्लिक तो राय मांगी गई है कि एक ये बता दें कि हमें क्या करना चाहिए, और जिनको इल्म में ये बात आई है कि हमारे साथ ये हो रहा है उन्हें क्या करना चाहिए, तो वो समाज में बैठेंगे। मैं अर्ज करता हूँ दो चीजें हैं सर। एक चीज तो है, पहले आप टेकअप कर लें कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब को बताया, और उस मीटिंग में जस्टिस एजाजुल हसन साहब भी मौजूद थे। अब ये चीज यकीनन आएगी और वो मिनट्स भी आएंगे कि क्या उसके बाद उन्होंने कोई अपने तई या एज चीफ जस्टिस कोई राब्ता किया कंसर्न अथॉरिटीज से। दूसरी बात कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतल्लिक है, उनके मुतल्लिक भी 2-3 दफा कहा कि हमने उनको कहा और उन्होंने कहा मेरी बात हो गई है। वो मिनट्स भी वो भी आ जाएंगे, उनसे भी राय ले ली जाएगी, उनसे भी पूछा जाएगा, वो इन रिटर्न रिप्लाई भी कर सकते हैं। तीसरी बात जो जस्टिस काजी फाइजा साहब के हवाले से आई, उस वक्त काजी फाइजा साहब सीनियर प्यूनी जज थे, और आपको ये भी याद होगा कि एक 5 मेंबर्स बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये होल्ड किया हुआ था उस वक्त, और वो जजमेंट इन फील्ड थी कि सिवाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के किसी और जज को सुओ मोटो एक्शन लेने का कोई इख्तियार नहीं है। और इसी वजह से काजी फाइजा साहब ने शायद वो कोई कॉग्निजेंस नहीं ली होगी, सुओ मोटो नहीं लिया, चूंकि वो जजमेंट आड़े आ रही थी। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तमाम मामले को 7 मेंबर्स बेंच की डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया जाए कि वो उस वक्त के चीफ जस्टिस या अपने ऑफिस से पूछ लेंगे। सही, इसी तरह पाशा साहब मेरे साथ रहें, मुझे शॉर्ट ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद खोसा साहब से पूछेंगे कि जिन 2 जजेस ने मुलाकात की थी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जिसमें इस केस को डिफरेंटली चलाने की बात की गई थी, क्या उनको बेंच का हिस्सा होना चाहिए? ये सवाल बड़ी शद्दोमत से उठाया जा रहा है। और एक अहम सवाल ये कि क्या अब वो माहौल बन गया है जिसमें हम एक नई वकला तहरीक और अदलिया की आज़ादी की तहरीक उसकी जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खोसा साहब, आपने सुन लिया था सवाल, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है, मुख्तलिफ मुतालबा है, कुछ लोगों ने इस्तीफ़े तक का मुतालबा कर दिया। डू यू थिंक कि 2 जजेस जिन्होंने मुलाकात की थी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर कानून अटॉर्नी जनरल से, और इस एक रुकनी कमीशन की बात की थी, आप एतमाद करते हैं इस 7 रुकनी बेंच पे जो बनाया गया इस केस की समाअत के लिए? आप समझते हैं कि इसमें रिक्यूज़ल आ जाना चाहिए कोई 1 या 2 लोगों की तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि मेरी जमात काला कोट है, मेरी जमात वकीला बिरादरी है, और मैं जो ये बात कर रहा हूँ ये आजाद अदलिया और खुद मुख्तार अदलिया के लिए बात कर रहा हूँ, ना कि किसी पार्टी के लिए बात कर रहा हूँ या किसी पार्टी के एजेंडे के तहत बात कर रहा हूँ। ये जो जुडिशरी में और जुडिशल फैसलों में इंटरफेरेंस की कहानी हर पॉलिटिकल पार्टी इससे 2-4 रह चुकी हुई है, और मैं तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ही वकील रह चुका हूं और ये चीजें देख चुका हूं। और ये हर एक ये इल्जाम लगाता है तो फिर इसकी साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन होना ये हर एक के फायदे में है। एज फार एज दी 2 जजेस आर कंसर्न जिन्होंने हुकूमत के साथ मुलाकात की, मुझे उस मुलाकात पर और उन तस्वीरों पर सख्त एतराज था। जुडिशरी का नहीं बनता था और चीफ जस्टिस साहब का नहीं बनता था कि ऐसे मैटर में वो उन एग्जीक्यूटिव के अरकान के साथ बैठे जिनके खिलाफ जजेस ने, ऑनरेबल जजेस ने कंप्लेंट की है। बहरहाल जजेस का काम है इंसाफ देना, और चीफ जस्टिस साहब जो बेंच पे बैठे हैं ये तो उनका काम है, और ये उनको काम जरूर करना चाहिए, और ये बिल्कुल इंसाफ के पूरे तकाजों पर जिस तरीके से वो अपने फैसले इंसाफ के मुताबिक करते हैं उस तरीके से करना चाहिए, आइन और कानून के साथ। वकला बिरादरी इनके साथ हसूल इंसाफ के लिए खड़ी है। जिन जजेस पर प्रेशर आते हैं उन जजेस के दिफा के लिए वकला बिरादरी, पाकिस्तान भर की वकला बिरादरी उनके साथ खड़ी है, और इस तरीके से ये इस केस को वकला बिरादरी हाईजैक नहीं होने देगी, ना इसको इल्तिवा का शिकार बनने देगी। हम चाहते हैं कि हम जो सुबह सारी जिंदगी इस प्रोफेशन पे हम टाइम लगाते हैं, सारा दिन लगाते हैं, सारी रात लगाते हैं, तो फैसले जब हम अदालतों में जाएं हमारे फैक्ट्स पर और कानून और आइन के मुताबिक होने चाहिए, ना कि किसी बंदे के इशारे पर या किसी के प्रेशर के अंदर होने चाहिए। लिहाजा जहां पर भी हम सारी वकला बिरादरी इन केसेस को फॉलो भी करेगी, और हो सकता है इनमें पार्टी बनकर इनका हिस्सा भी बने,
ताकि मैं तो बल्कि ये जजेस को भी कहूंगा कि इसमें अमाइकस जो है पाए के वकला को इसमें उनका हिस्सा बनाए, अमाइकस बनाए, इसके अंदर डिफरेंट बार काउंसिल्स को जो कि जो और जो हमारी जिस तरह सिंध हाई कोर्ट बार है उसको इसका हिस्सा बनाए, लाहौर हाई कोर्ट बार उसको हिस्सा बनाए, सबकी इनपुट लें, सारे डिफरेंट सूबों की इसका उनको हिस्सा बनाएं ताकि उनकी इनपुट लें और उस पे जो वकला है उनसे मेरी दरखास्त होगी कि अपनी पार्टी एफिलिएशन को दूर रखकर इसमें बात करें। देखें, जब भी वकला अगर कमजोर स्टांस लेंगे, जिस तरह अभी कहा गया कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने शायद उस तरीके से स्टांस नहीं लिया, मैं ये कहूंगा कि वकला को भरपूर इसमें सामने आना चाहिए और बिल्कुल आईन और कानून और अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस को बालाताक रखते हुए इसका खोसा साहब वक्त कम है, मुझे टेक लेने दें। पाशा साहब, तमाम वकला धड़े आपके ख्याल में, बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स, ये तमाम मुत्तहिद हैं इस एक नुक्ते के ऊपर, अदलिया की आज़ादी के मामले पर? जिस तरह खोसा साहब कह रहे हैं कि सब लोगों को अपनी पार्टी वाबस्तगियों से और अपने प्रेजुडिस से बालातर होकर इकट्ठा रहना चाहिए, इस सारे एक मामले पर जुड़ना चाहिए। मुसलसल सिर्फ दो बार का नाम ले रहे हैं खोसा साहब, एक सिंध हाई कोर्ट बार और दूसरा लाहौर हाई कोर्ट बार। खोसा साहब से अर्ज है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है जिसके ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं उन्होंने, फिर पंजाब बार काउंसिल है, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल है, फिर मुल्तान हाई कोर्ट बेंच है, बहावलपुर हाई कोर्ट बेंच है, एबटाबाद हाई कोर्ट बेंच है, डेरा इस्माइल खान हाई कोर्ट बेंच है। तमाम ने ये किया है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तमाम ने ये कहा है कि तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात, ये कहते हैं तहकीकात नहीं होनी चाहिए, हम कहते हैं तहकीकात होनी चाहिए। तमाम ने ये कहा है कि तहकीकात करें, सामने लाएं और जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो इसमें कोई है नहीं, पिक एंड चूज ना करें। अगर आप काला कोर्ट की पार्टी है तो काले कोर्ट की पार्टी हम भी हैं, हमारी भी कोई और पार्टी नहीं है, लेकिन आप डिस्टिंक्शन ना करें। हाई कोर्ट बार में आपका ग्रुप जीता हुआ है तो आप सिर्फ उनको लेके बैठे हैं, बाकी पाकिस्तान की बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस वो भी इलेक्टेड लोग हैं, आप खुद उसी बार का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जिसकी कोई पार्टी अलाइनमेंट नहीं है, पाकिस्तान बार काउंसिल की कोई पार्टी अलाइनमेंट नहीं है, और इसी तरह बाकी जिनका मैंने नाम लिया है वो भी सिर्फ वकला के नुमाइंदे हैं, काले कोर्ट की पार्टी हैं। आप प्लीज इनको इनमें बाइफर्केशन ना डालें। अक्रॉस द कंट्री, पूरे पाकिस्तान में जितनी बार एसोसिएशन और बार काउंसिल हैं, इन दो नुकात पे मुत्तफिक हैं। नंबर 1, कंडेम किया उन वाकयात को, नंबर 2 तहकीकात का मुतालबा किया है, और नंबर 3 इनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। इसमें कोई और है कोई नहीं। सही, मैं इसके ऊपर मैं साकिब बशीर साहब से पूछ लेता हूँ। साकिब, आप रिपोर्ट करते हैं, ये जजेस का मामला आया, आपके ख्याल में एक यूनानिमिटी है, बिल्कुल यकसा मौक़िफ़ है, तमाम अक्रॉस द बोर्ड जितनी भी तंजीमें हैं, जितनी बार एसोसिएशंस हैं, बार काउंसिल्स हैं, इनकी तरफ से एक ही मौक़िफ़ आ रहा है, यक ज़बान होकर ये सब बात कर रहे हैं अदलिया की आज़ादी के लिए, और कोई तहरीक आप शुरू होते देख रहे हैं? तहरीक तो कबल अज़ वक्त ही है, लेकिन तकसीम है बार एसोसिएशंस में। आज आज़म नज़ीर तारर साहब जो वज़ीर कानून हैं, जिन बार एसोसिएशंस का नाम लिया है पाशा साहब ने, उन तमाम की हवाले से उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है और उन्होंने इसको ज़ाहिर सी बात है खुशाइंद करार दिया था जो कमीशन था, और कमीशन की जो तश्कील खुशाइंद करार दी थी, और वो भी एक बार में भी एक ग्रुप जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें से उनकी नुमाइंदगी जो है मौजूद है, और उन तमाम ने उनके मौक़िफ़ की जो है वो तायीद की। तो ये अलग थलग मामला लग नहीं रहा, इसलिए ज़्यादा बात की जाती है, ज़्यादा जो है वो तनकीद भी उसलिए की जाती है। कोई इख्तलाफ, उनको मुखालफत नहीं है, लेकिन बार की जानिब से जिस तरह का मौक़िफ़ आना चाहिए था वो मेरे ख्याल में तो नहीं आया। वो जो 300 वकील निकले हैं वो तो उन्होंने इंडिपेंडेंट, उनको क्यों आवाज़ उठाना पड़ी, क्यों उनको लाहौर, पंजाब में और सिंध में और बलोचिस्तान में और हर जगह पे राब्ते करके वो उनको बात करना पड़ी, उनको क्यों कहना पड़ा कि 184(3) में जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है इसका नोटिस ले। सही, तो तब भी हुआ है जब चीज़ें मेरा ख्याल में उस तरह थी नहीं, उस तरह का प्रेशर था नहीं। खोसा साहब, अगर आप कुछ कह रहे हैं आप जल्दी से इसको फिनिश कर लें, आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। इस पे सबसे पहले ओपन लेटर मैंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी की हैसियत में लिखा, बाकी बार काउंसिल्स ने भी लिखा, सभी वकील जो हैं
वो सही इस पे जा सही सकते हैं कि इस पर- वक्त जो है वो वक्त खत्म हो गया। शहबाज खोसा साहब, हसन रजा पाशा साहब और साकिब बशीर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लावा जो है बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये अब उबल रहा है, ये फट भी सकता है। और पाकिस्तान में हमने देखा कि सियासी तहरीकें भी हैं और वकला तहरीकें भी, और जब जब वकीलों ने तहरीक चलाई वो बड़ी कारगर हुई और उससे निज़ाम जो है वो चौक होता हुआ नज़र आया। बाकायदा क्या वो माहौल बन रहा है, इसको अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि एक बड़ी वकला की और अदलिया की आज़ादी की जद्दोजहद की तहरीक कोई शुरू होगी। अभी बुध और ऑनवर्ड्स देखेंगे कि ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किस तरीके से चलता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।